कंप्यूटर बंद रहता है। सेकेंड स्ट्रक्चर प्रोटीन के बारे में हमने पहले ही बताया है। यह प्रोटीन का वो स्ट्रक्चर है जो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी के कारण फॉर्म होता है, और इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड जितना बनेगा इसकी ताकत उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए इस पॉइंट को हम लोगों ने दिखाया भी है कि जब हेलिसिटी है इज मेनली कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ही है जिसके कारण इसमें हेलिसिटी जो है वो एग्जिस्ट करता है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ये विद इन द मॉलिक्यूल एंड बिटवीन द मॉलिक्यूल दोनों तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको दिखते हैं। फिर कुछ फॉर्म्स की चर्चा हम लोग करते हैं कि कितने तरह के फॉर्म्स हमें दिखते हैं। इसमें कई फॉर्म्स हैं। इसमें बीटा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, बीटा टर्न, बीटा कॉन्फॉर्मेशन, ये सभी कुछ प्रिंसिपल टाइप हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य टाइप और भी मौजूद हैं। आज जिसकी बात हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स। अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स का कॉन्सेप्ट जो था पॉलिंग एंड कोरी ने दिया था, और इन्होंने बताया था कि अल्फा हेलिक्स प्रोटीन जो है उसका सिंपलेस्ट अरेंजमेंट है पेप्टाइड का। जो रिजिड पेप्टाइड बॉन्ड है, रिजिड पेप्टाइड बॉन्ड्स क्यों है? पार्शियल डबल बॉन्ड का, उसका एक सिंपलेस्ट अरेंजमेंट है। ओके, और इसमें जिस प्रकार का स्टेटमेंट है वो यही कहता है यह एक एक्सिस के अराउंड क्वाइल करता है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है अगर आप देखें तो यहाँ एक एक्सिस बना हुआ है, ठीक है ना? और इसी एक्सिस के अराउंड जो है वह क्या कर रहा है? क्वाइल कर रहा है। और ये जो क्वाइलिंग करता है इसमें जितने भी आर हैं वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो गोल है वो अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो डैश है ये पेप्टाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये इसी के चारों तरफ जो है इस तरीके से क्वाइल हुआ रहता है। क्वाइल होने का कारण क्यों ये क्वाइल होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई जो होती है वो छोटी और बड़ी होती है। अब किनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? एक तो हम सब लोग जानते हैं कि जो कार्बोनाइल का जो सी डबल बॉन्ड ओ है इसके, और दूसरे जो पॉलीपेप्टाइड है उसका जो हाइड्रोजन है उसके बीच में ये बॉन्ड बनता है। पहला ये, और दूसरा क्या है कि इसका जो अमीनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन है जिसके पास के हाइड्रोजन है, डोनर है, उसमें और सामने वाले का, अपोजिट वाले का जो ऑक्सीजन है उसमें, इस प्रकार से ही इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनता है। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ये वाला, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये इसका होता है। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी लंबाई जो होती है वो वेरिएबल होती है। इसलिए क्या होता है? क्वाइल करते चला जाता है, ये एक हेलिकल फॉर्म में बनता जाता है। जब कोई भी पूछता है कि हेलिकल फॉर्म क्यों बनता है, तो हमारा आंसर होता है हमेशा कि हेलिकल फॉर्म बनता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल लेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पर एक ड्रॉ किया गया डायग्राम। इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि एक कंप्लीट क्वाइल जो है यह 5.4 एंगस्ट्रम का है, जिसमें कि 3.6 रेसिड्यूज है, और दो अमाइनो एसिड के बीच में, मतलब दो आर ग्रुप के बीच में या दो अल्फा कार्बन के बीच में, एक अल्फा कार्बन ये है और एक अल्फा कार्बन दूसरा वाला है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस है 0.15 नैनोमीटर या 1.5 एंगस्ट्रम, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप एंगस्ट्रम में देखना चाह रहे हैं या नैनोमीटर में देखना चाह रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब जिसमें अगला पॉइंट है वह है कि विद इन द मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, क्योंकि दोनों तरह का स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर, देखें आप ऊपर में ये दोनों तरह का स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अब देखें दोनों तरह का स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर भी और इंटरमॉलिक्यूलर भी। इसका मतलब इन दोनों तरह का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ देखी जाती है।
और आप देखें कि विद इन द मॉलिक्यूल ये पहला है, फर्स्ट अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन नंबर 2 है, ये अल्फा कार्बन नंबर 3 है, ये अल्फा कार्बन नंबर 4 है। तो पहला अल्फा कार्बन का जो कार्बोनाइल ग्रुप है C+O, और चौथा कार्बन का जो अमीनो ग्रुप है, ठीक है ना, इसका जो H है, ये H दिख रहा है ना, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड निश्चित ही इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया, ठीक है ना, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस प्रकार से ये आपस में ताकतवर बनते जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उतना ही वो ताकतवर होता है, उतना ही उसमें जो स्ट्रेंथ है उसका वो बढ़ता है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड अकेले भले कमजोर हो, लेकिन जब ये ग्रुप में रहता है तो काफी ताकतवर है। जो दो बड़े इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, एक तो है फाई एंगल और एक है साई एंगल। फाई जो वो किसके बीच में बनता है, अल्फा अमीनो एंड अल्फा कार्बन के बीच में, और साई एंगल किसके बीच में बनता है, अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बोक्सिलेट के रूप में बनता है। और इसका वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है, ये अल्फा हेलिक्स का पॉलिंग एंड कोरी ने जो दिया था वो है -57 डिग्री एंड -47 डिग्री। इसकी भी चर्चा मैंने की थी कि ये कोऑर्डिनेट को शो करता है, मतलब यहाँ पर ये लोकेट करता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली यहाँ पर है। और ये नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स आर प्रीडोमिनेंट, मतलब कि जो भी प्रोटीन्स होते हैं उनमें अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रीडोमिनेंट होते हैं। और अबाउट 20% ऑफ ऑल अमीनो एसिड रेसिड्यूज इन अ प्रोटीन आर क्वाइल्ड आर अल्फा हेलिक्स। किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कम से कम 25% जो अमीनो एसिड्स हैं उनका क्वाइल जो होता है वो अल्फा हेलिकल अगर होता है तो हम उसमें कहते हैं कि अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर है वो प्रीडोमिनेंट होता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक ही प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आपको विभिन्न टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो मिलता है। इसमें बड़ा सिंपल डायग्राम बता रहा हूँ। देखो, एक ही स्ट्रक्चर में ऐसे 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 क्वाइल भी हो रहा है, ऐसे टर्न भी हो रहा है, क्वाइल भी हो रहा है, इस प्रकार से टर्न भी हो रहा है, इस प्रकार से इसमें कुछ इंटरलॉकिंग भी हो रहा है। मतलब एक ही प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आपको कई वैरायटीज के चीजें मिलती हैं। अगर जब कई वैरायटीज के स्ट्रक्चर मिलते हैं तो लोग इसमें काउंट करते हैं कि इसमें अल्फा हेलिकल कितना है पोर्शन। अगर वो 25% या उससे ज्यादा हो तो हम लोग मानते हैं कि इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है, जिसका एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, दैट इज अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन जो है पढ़ना भी आपको, तो वो अल्फा हेलिकल का एक फॉर्म है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि अल्फा हेलिसिटी कॉन्फर्मेशन क्यों इतना आसान है, व्हाई इट इज सो। अल्फा हेलिकल कॉन्फर्मेशन इज मोर इजियर एंड प्रीडोमिनेंट देन अदर पॉसिबल फॉर्म्स। क्यों अल्फा हेलिकल प्रोटीन का फॉर्म जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, क्यों अल्फा हेलिकल फॉर्म जो है यह बहुत ही प्रीडोमिनेंट है, इजी है, आसानी से अवेलेबल है। क्यों ये प्रीडोमिनेंट है, क्यों सबसे ज्यादा फॉर्म होता है? उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर होता है बिकॉज। क्या बिकॉज? बिकॉज ऑफ द इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी भी आपसे पूछता है कि व्हाई अल्फा हेलिकल कॉन्फर्मेशन इज इजीली अवेलेबल, इट इज अ प्रीडोमिनेंट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आप कहेंगे रीजन है इसमें कि इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज सबसे बेस्ट तरीके से होता है। अभी मैं आपको एक डायग्राम भी आपको बनाकर दिखाऊंगा, तो आपको ये सब बातें आसानी से समझ पाएंगे। कहते इंटरनल कैसे? बोला कि पहला जो एटम है वह चौथा एटम से जो है अल्फा कार्बन है ना, उन दोनों के बीच में भी इस तरह की घटनाएं देखी जाती है। जैसे आप नीचे देखें डायग्राम, नीचे दिखा रहा है कि चौथा कंडीशन का जो कार्बोक्सिलेट है, पहला कंडीशन का ये। मैं इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम के तरीके से भी व्हाइट बोर्ड पर दिखाता हूँ, ठीक है ना।
तो आपको और भी अच्छा लगेगा। हमारा व्हाइट बोर्ड आ गया। अब हम लोग कह रहे हैं कि यह इस प्रकार से कॉइल होता है कि मतलब यहाँ पर N है, यह अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन नंबर 1, ओके। यहाँ पर H है और ये इस तरह से चलता आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन नंबर 2, फिर यहाँ पर N है, H है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर आप लोग सीखे हुए बनाना, इजी फॉर यू। फिर है कार्बोनाइल का ये, फिर अंदर की ओर ये हो गया, और फिर इस तरह से अल्फा कार्बन, अमीनो ग्रुप, अल्फा कार्बन, ठीक है। मैं थोड़ा सा और ठीक से बना देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। ये अमीनो ग्रुप हो गया N, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया इसका कार्बोनाइल। अब देखिए ये जो है ना, ये दोनों आपस में सामने सामने पड़ जा रहा है, एक ही चेन का है ये, और ये आपस में क्या कौन सा बॉन्ड बना रहा है? हम लोग कह रहे हैं ये आपस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों, इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों हो जा रहा है इसमें? यह हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बन रहा है? क्योंकि इसका कॉइलिंग बहुत ही सिंपल है। काउंट करें अगर हम लोग, तो हम लोग को स्पष्ट दिखता है यहाँ पर, ये पहला है अल्फा रेसिड्यू, ये दूसरा है रेसिड्यू, ये तीसरा रेसिड्यू है, और ये जो है वो फोर्थ रेसिड्यू है। इस प्रकार से ये जो इंटरनल बॉन्डिंग है, ये कहीं ना कहीं इसके स्ट्रक्चर को ज्यादा ताकतवर बनाता है, और ये आसानी से मतलब एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। इसी को यहाँ पर इसने कहा है। अब है कि हम सब जानते हैं कि दो तरह के अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव मतलब डायस्टेरियो आइसोमेरिक सीरीज में मिलता है, एक एल टाइप मिलता है और एक डी टाइप मिलता है। बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग सब जानते हैं कि एल टाइप अमाइनो एसिड जो है ये प्रीडोमिनेंट है, ये ही सबसे ज्यादा मिलता है। कहीं कहीं ही डी टाइप मिलता है, और वो भी मैंने क्या कहा है कि डी टाइप अमाइनो एसिड्स जो हैं यह पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस के कारण बनते हैं, अर्थात जुड़ते हैं ये एल फॉर्म में ही, लेकिन इनमें बाद में आइसोमरेज यूज करके इनको एल से डी फॉर्म में चेंज करता है। ये सभी जो अमाइनो एसिड्स होते हैं यह अल्फा हेलिक्स के ओरिएंटेशन को प्रभावित करते हैं, और इसके कारण अल्फा हेलिक्स में चेंज, ठीक है ना। बोला कैसे सर, कुछ एग्जांपल बताइए। बोलेंगे देखिए, यदि एल अमाइनो एसिड्स प्रीडोमिनेंट है तो अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बनेगा, ठीक है ना, और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बनेगा। और इन दोनों को फॉर्म में आपके दिमाग से सर राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ये क्या होता है? चलिए हम लोग व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं, इसको मिटाते हैं। ओके, अभी आप सीख रहे हैं कैसे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स एंड लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। सब लोग गौर से देखिएगा, स्ट्रक्चर को मन लगा के आराम समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये दो अल्फा हेलिक्स है, दोनों अल्फा ही हेलिक्स है। अब ये जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है ये भी तो टर्न करेगा कि नहीं करेगा, ट्विस्ट करेगा कि नहीं करेगा। एक जो है वह क्लॉकवाइज ट्विस्ट करता है, और एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करता है, ठीक है। तो जो इस तरह का क्लॉकवाइज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये राइट से लेफ्ट की ओर मूव करता है, ये हो गया लेफ्ट वार्ड। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये लेफ्ट से राइट की ओर ट्विस्ट करता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? राइट वार्ड हो गया। तो किसी भी अल्फा हेलिकल का जो दो फॉर्म हम लोग स्टडी करते हैं वह इसी बेसिस पर स्टडी किया जाता है कि कौन राइट वार्ड रोटेशन है और कौन लेफ्ट वार्ड रोटेशन है। ठीक है, तो क्यों हम लोग कहते हैं कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है वह ज्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि उसमें स्टेरिक क्लैश नहीं होता है। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में फिर से हम एक बार बता रहे हैं
इस स्ट्रक्चर में देखिए एक साइड चेन यहाँ पर है, दूसरा साइड चेन दूसरे डायरेक्शन में है, तीसरा साइड चेन तीसरे डायरेक्शन में है। इनके बीच में कोई टकराने की स्थिति गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन वहीं पर अगर ये सभी एक ही डायरेक्शन में हो तो टकराने की भी गुंजाइश होती है, और साथ ही साथ कभी भी ये सही तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपस में नहीं बना सकता। इस प्रकार से चीजों को हम लोग को समझना चाहिए और बिल्कुल इसको ध्यान देकर, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अल्फा हेलिकल क्वाइल्ड कॉइल, ये क्वाइल्ड कॉइल का टर्म क्या होता है? एक क्वाइल है फिर वो दोबारा क्वाइल होता है। आप देखेंगे केराटिन का जो है हेयर जिसमें जो होता है हम लोग का, वो भी क्वाइल्ड कॉइल होता है। इस पर चर्चा हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर में अच्छे से करेंगे। When two or more than two alpha helical intertwines with each other, जब दो या दो से ज्यादा अल्फा हेलिकल आपस में इंटरवाइंड करें, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फा हेलिकल क्वाइल्ड कॉइल। जैसे देखो कि सोचो कि ये अल्फा हेलिकल है स्ट्रक्चर है, और ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक दूसरा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी है, वो भी इसके चारों तरफ क्वाइल्ड कॉइल है। एक आध और हो, मान लो कि दिस वन, इस स्ट्रक्चर हम लोग क्या कह रहे हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग कह रहे हैं क्वाइल्ड कॉइल। काफी मजबूती देता है। आपको मन में सवाल आएगा कि सर कैसे ये बन जाएगा ऐसा? इसके लिए हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे और वहां पर इसका डिटेल जो है हम लोग को दिया हुआ। ये काफी ताकतवर होता है, इसलिए जिन प्रोटीन फाइबर्स में ताकत की जरूरत होती है, जैसे अल्फा केराटिन, ठीक है, जैसे कि फाइब्रिन, ट्रोपोबायोसिन, मायोसिन, ये सभी क्या है? फाइबर्स हैं, धागे हैं। और ये धागे मजबूत धागे होते हैं, इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें से इन लोगों में क्वाइल होता है। हम लोग सब जानते हैं कि रस्सी को अगर मजबूत करना है उसे मल्टीपल क्वाइल किया जाता है। क्यों मल्टीपल क्वाइल किया जाता है? ताकि वो आसानी से हट सके। तो साइंस में बड़ी सिंपल सी बातें होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं, और उन्हीं को हम लोग क्या करना होता है? पिकअप करके रखना होता है। जितना क्वाइलिंग बढ़ेगा उतना ताकत बढ़ेगा। ओके। अब जो मुद्दा है वह है क्या कि अल्फा हेलिक्स के स्टेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, तो आप सब मुझे बताएं, कोई समाज को कौन निर्माण करता है? मकान, रोड, बड़ा बड़ा मॉल या इंसान? तो आंसर होता है इंसान। जैसा इंसान होगा वैसा ही वहां का समाज होगा। अच्छा ह्यूमन वैल्यूज, बेस्ट एंड आइडियल सोसाइटी। इसका मतलब है कि जो इंसान है वो यूनिट है, जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वह यूनिट है किसी भी सिविलाइज्ड और किसी भी स्टेबिलिटी के जगह। तो उसको ही हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं कि प्रोटीन का यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड्स। तो जैसा अमाइनो एसिड रहेगा, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होगा उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमाइनो एसिड जो है वह उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को प्रभावित करता है। प्रोटीन का कैसा फंक्शन होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, यह किस पर डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है इस अमाइनो एसिड पर, कैसा अमाइनो एसिड है। तो अब यहीं पर यह भी सवाल आया कि तब यह बताइए कि अल्फा हेलिकल की स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा अमाइनो एसिड्स का? बहुत प्रभाव पड़ने जा रहा है। क्यों बहुत प्रभाव पड़ने जा रहा है? क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स, जिसको हम लोग एंगल में भी बता रहे हैं, पेप्टाइड एंगल जो है आयंस है। कैसा साइड चेन है? क्योंकि जैसे ही टकराएगा साइड चेन आपस में, वह प्रोटीन खराब हो जाएगा। तो किस प्रकार से, कोई रूल है क्या? कोई एक मिनिमम रूल है क्या? कोई मिनिमम वो अमाइनो एसिड है क्या कि कौन सा अमाइनो एसिड कब कहां हम लोग डालेंगे तो वो ठीक रहेगा? तो प्रकृति ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आप लोग सुने होंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो होता है एक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि किस स्टेट में हम ज्यादा फिट रहेंगे। उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर ये काम होता है, और प्रकृति ने अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पर इस पूरे को अरेंज किया। नेचर एन इंटरेक्शन ऑफ साइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज में स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज द अल्फा हेलिक्स। साफ बात। आप किस तरह का अमाइनो एसिड डाल रहे हैं, कैसा नेचर है, किस प्रकार से वो इंटरेक्ट करता है,
यह डिसाइड करता है कि आपका अल्फा हेलिक्स कितना स्टेबल होगा। जैसे देखिए ग्लाइसिन, एलानिन, और भी कुछ है जिसके मैं आगे बताऊंगा। ग्लाइसिन और एलानिन जो जब भी चेन में रहेगा तो निश्चित रूप से इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा? द स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में जितना ग्लाइसिन या एलानिन रहेगा उतना वो स्पेशल। और उसमें भी क्या है जानते हैं कि ग्लाइसिन तो बीटा चेन में भी मिलता है, लेकिन एलानिन जो है ना ये बॉस है। अगर इन दोनों में हमको कोई चुनने के लिए कहेगा तो हम किसको चुनेंगे? एलानिन। मोर एलानिन मोर स्टेबिलिटी। इसको एकदम दिमाग में चिपका के रखना। ज्यादा एलानिन, ज्यादा से ज्यादा अल्फा हेलिक्स का स्टेबिलिटी। सेकेंड क्या कहता है? सेकेंड का स्टेटमेंट है अगर काफी ज्यादा मात्रा में, क्लस्टर मतलब गुच्छे में, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट हो। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट पर कौन सा चार्ज होता है? हम लोग कहते हैं कि इस पर माइनस चार्ज होता है। अगर ये काफी ज्यादा मात्रा में एक ही जगह गुच्छे में हो तो अल्फा हेलिक्स जो है ना वो टिकेगा नहीं। ठीक है ना? फेल्स टू मेक अल्फा हेलिक्स एट पीएच 7। पीएच इसलिए बोला गया क्योंकि न्यूट्रल पर ही इस पर जो है ना नेगेटिव चार्ज होता है। नहीं तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हम सब लोग इसके स्ट्रक्चर को पढ़े हुए हैं पहले भी। ठीक है, और मेरा कर्तव्य भी होता है कि हम कई बार इन सब चीजों को आपके सामने ला कर रखते भी हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेसिक चीजों को समझें। क्योंकि जितना बेसिक चीजों को फॉलो करोगे उतना आपको ये सारी बातें जो है वो समझ में आती है। ओके, अब आप देखें कि अगर पीएच एसिडिक हो, अगर पीएच एसिडिक हो तो चाहे वो स्पार्टेट हो चाहे ग्लूटामेट हो, है ना, चाहे स्पार्टेट हो चाहे ग्लूटामेट हो, वो क्या होगा? जिसे स्पार्टेट हो CH2COOH। ठीक है, हम सब जानते हैं कि इसका चार्ज हम लोग काउंट इसलिए नहीं करते हैं कि ये तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो क्या इस पर कोई चार्ज है? हम लोग बोलते हैं बिल्कुल नहीं सर, ये तो COO और H है। लेकिन वहीं पर अगर ये 7 pH पर चला जाए, pH 7, तो यहां से प्रोटॉन क्या होगा? निकल जाएगा। प्रोटॉन निकलते इस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। इसी स्टेटमेंट को जो है यहां पर इसने कहा है साहब, अगर काफी गुच्छे में ये सारा चीज रहे तो आप अगर ग्लूटामेट या अस्पार्टेट गुच्छे में रहे कितने पीएच पर? 7 पीएच पर, रिजल्ट क्या होगा? अल्फा हेलिक्स नहीं बनेगा। फेज टू मेक अल्फा हेलिक्स। ओके, क्योंकि साइड चेन पर इतना नेगेटिव चार्ज होगा, वो एक दूसरे को इतना रिपेल करेगा, क्योंकि सिमिलर चार्जेस क्या करता है? रिपेल करता है ना। वो इतना एक दूसरे को धक्का देगा कि जो अल्फा हेलिक्स है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर लाइसिन या आर्जिनिन, ये सभी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। ये अगर अल्फा हेलिक्स में क्लस्टर में हो 7 पीएच पर, इन पर कौन सा चार्ज होता है? इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फिर सिमिलर चार्जेस क्या करेगा? तो सिमिलर चार्जेस कोलैप्स करेगा। रिजल्ट क्या होगा? ये अल्फा हेलिक्स नहीं बना पाएंगे। अर्थात कुछ ऐसी शर्तें हैं जिस शर्त को जानना बहुत जरूरी है कि ग्लाइसिन एलानिन, उसमें भी एलानिन, एलानिन जो होता है वो अल्फा हेलिक्स को बहुत ताकतवर बनाता है। ठीक है, और अगर ये चार्ज अमीनो एसिड का गुच्छा हो एक ही जगह पर तो फिर आपका अल्फा अमीनो जो हेलिक्स है वो नहीं बनेगा। ठीक है, एक जगह गुच्छा हो, अगल बगल में गुच्छा में हो, दूर दूर रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? तब वो नहीं टकराएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो बातें हैं कि अ बल्क ऑफ एस्पैराजाइन, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टाइन, ये सभी क्या है? पोलर और अनचार्ज्ड अमीनो एसिड। सब में पोलैरिटी होता है। ये भी एक जगह पर गुच्छा में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर रहेंगे इनके कारण क्या होगा? अमीनो एसिड जो प्रोटीन है वो अनस्टेबलाइज हो जाएगा। कितनी शर्तें हैं, प्रकृति ने कितने सारे शर्तों को जोड़ रखा है, इसको आप देखने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि एलानिन जो है वो बॉस है अल्फा हेलिक्स का। एलानिन शोज ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म अल्फा हेलिक्स, बट इनमें भी है दुश्मन। कौन है? हम लोग कह रहे हैं दुश्मन जो है वह प्रोलीन है। प्रोलीन इज रेयरली फाउंड। किसी भी अल्फा हेलिकल चेन में प्रोलीन जो होता है वो बहुत मुश्किल से ही मिलता है। कारण इसका ये है कि ये जो है ना वो ट्रांस से सिस फॉर्म करता है। ट्रांस बॉन्डिंग से क्या करता है? सिस फॉर्म करता है। आप लोग ट्रांस और सिस जानते होंगे।
चलिए मैं थोड़ा इधर आता हूँ, व्हाइट बोर्ड पर आता हूँ, मैं दिखाता हूँ ना, ये तो बताना है भाई। अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया कि अगर हम लोग इस तरह का कोई सीक्वेंस बनाते हैं जो कि जिगजैग कहलाता है, अगर यहाँ पर आर ग्रुप है, फिर यहाँ पर आर ग्रुप है, फिर यहाँ पर आर ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांस, क्योंकि इसमें जो पेप्टाइड चेन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, वो हमेशा ट्रांस होता है। ये जो स्ट्रक्चर वो क्या है, ट्रांस है, इस पार से उस पार। और वहीं पर सपोज करो कि हम ऐसे ऐसे बनाते हुए इसको ऐसे कर दें। ठीक है, ये R1, ये R2, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड्स ऐसे, ये R3 R। तो ये जो बॉन्डिंग मतलब मुझे थोड़ा सा इसको, और मैं थोड़ा सा इसको और ठीक करता हूँ, ठीक है ना, मैं मुझे गिन कर बनाना होगा, गड़बड़ा ना जाएगा जी। देखिए, NC ऐसे, यहाँ R1 डबल बॉन्ड O कर लें, N कर लें, यहाँ R2 डबल बॉन्ड O N। हाँ, अब हो गया। अब देखिए, जहां पर ये पेप्टाइड जो है वो ट्रांस फॉर्म में है, यह पेप्टाइड जो है क्या है, सी फॉर्म। और अगला आर जो होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा, और ये दोनों आपस में कितना टकराएंगे, जोर जोर से टकराएंगे, और क्या हो जाएगा, पूरा कोलैप्स। तो ये जो सिस फॉर्म होता है, इसमें प्रोलीन जो है वो एक इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जो ट्रांस पेप्टाइड को सिस पेप्टाइड में चेंज कर देता है। ये क्या करता है, ट्रांस पेप्टाइड को सिस पेप्टाइड में चेंज कर देता है। इसी कारण से यह जो है वह अनस्टेबल करता है किस चीज को, अल्फा हेलिक्स को। इसी चीज को यहाँ लिखा है कि प्रोटीन रेयर फॉर्म होता है। क्यों क्यों रेयर फॉर्म होता है, क्या कारण है कि प्रोटीन जो है वह इस तरह का दुर्घटना कर सकता है, बिकॉज एन एटम इन पेप्टाइड लिंक हैज नो सब्स्टिट्यूटिव हाइड्रोजन एटम फॉर फर्दर एक्टिविटी। और इसके कारण ये किंक, किंक मतलब क्या होता है, टेढ़ा। जैसे कि मैं एक और छोटा डायग्राम समझाता हूँ आपको। जैसे ये अल्फा हेलिकल है, आराम से चल रहा है, अल्फा हेलिकल चल रहा है, एकदम सीधा चल रहा है। अचानक से देखेंगे कि अल्फा हेलिकल टेढ़ा हो गया। ये जो टेढ़ा हुआ, ये जिस एंगल पर टेढ़ा हुआ है, इसको हम लोग किंक कहते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर कौन मिलता है, प्रोलीन मिलता है। और इस प्रोलीन के कारण क्या होता है, अल्फा हेलिक्स टेढ़ा होगा, आपस में टकराने का चांस ज्यादा रहेगा, और ये उसको कोलैप्स कर। किसी को सवाल अगर पूछने का मन हो तो यहाँ पर सवाल पूछने का उत्तम स्थान है, पूछिए। चलिए अब आगे हम लोग बढ़े इसमें। देखिए, ट्विस्ट ऑफ क्या कुछ रूल है इसका, हम कहते हैं बिल्कुल रूल है सर। पहला, अ पॉजिटिव चार्ज्ड अमाइनो एसिड लाइक आर्जिन लेसिटिन रेसिड्यू इज फॉर्म 3 रेसिड्यू अवे फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज रेसिड्यू। पहला सिद्धांत क्या हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड और एक नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड के बीच में कम से कम 3 रेसिड्यू का अंतर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि एकदम अगल बगल रहेगा तो आपस में चिपक जाएगा आयनिक इंट्रैक्शन से, और फिर प्रोटीन के नेचर पर यह बुरा प्रभाव डाल सकता है। ये सिद्धांत को दिमाग में रखना है, क्योंकि आपको इन सब चीजों से क्वेश्चंस जो है वो बनाकर पूछता है। फर्दर, अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल आप समझते हैं वैन डर वाल इंट्रैक्शन कारण होता है, एग्जिस्ट नियर द टर्मिनल पार्ट ऑफ हेलिक्स। क्यों टर्मिनल पार्ट ऑफ हेलिक्स में यह डायपोल होता है, क्योंकि एक एन टर्मिनल होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा सी टर्मिनल होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यह दोनों भी चार्ज्ड पोल है, इसलिए यह डायपोल मूवमेंट को शो करता है। ओके, और ये जो है वो अल्फा हेलिसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि ये टर्मिनल्स पर होता है। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अल्फा हेलिसिटी को इंक्रीज करता है, इस पर एक टेबल लिखा हुआ है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू, कैसा अमाइनो एसिड है, अगर एलेनिन है तो अच्छा होगा, प्रोलीन है तो खराब प्रभाव पड़ेगा। इंट्रैक्शन बिटवीन साइड चेन्स ऑफ रेसिड्यू, अगर सारा पॉजिटिवली चार्ज है, सारा निगेटिवली चार्ज है, तो वो गड़बड़ करेगा।
अगर पॉजिटिव नेगेटिव है और दूरी नहीं है तो गड़बड़ करेगा। बल्कीनेस ऑफ एडजेसेंट चेन से मतलब कि जो साइड चेन है उस पर कितना मात्रा है, अगर मिथाइल ग्रुप है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लंबा लंबा ग्रुप है तो ज्यादा टकराएगा। इस प्रकार से जो है ये फैक्टर्स जो है इसको दिमाग में बिठाकर रखना है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीटा कॉन्फॉर्मेशन और कुछ सवाल करेंगे हम लोग अल्फा हेलिसिटी से, और इसी पर हम लोग आगे विषय को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।